नमस्ते। आज इस खास गहन विश्लेषण में हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग के एक बेहद ही रोमांचक दौर की बात करने वाले हैं। हम इसरो के ऐतिहासिक चंद्रयान-2 मिशन की पूरी कहानी को समझेंगे। खास बात ये नहीं है कि उन्होंने चांद पर जाने की कोशिश की, बल्कि ये है कि उन्होंने अपनी पिछली सफलताओं से सीखकर एक ऐसी छलांग लगाई जिसने स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में भारत को एक नए मुकाम पर ला खड़ा किया। तो चलिए देखते हैं कि ये सब आखिर इसरो ने अचीव कैसे किया। इस सफर को समझने के लिए हम आईएसआरओ के रोड मैप पर चलेंगे। हम शुरुआत करेंगे इस बात से कि कैसे पुराने मिशंस ने इसकी नींव रखी। फिर देखेंगे कि साउथ पोल को ही क्यों चुना गया, आईएसआरओ ने अपने टेक को कैसे अपग्रेड किया, उस जटिल जर्नी को कैसे पूरा किया, विक्रम लैंडर के साथ आखिर हुआ क्या था और क्यों इस मिशन को 95% सक्सेस माना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सॉलिड फाउंडेशन की जो चंद्रयान-1 ने रखी थी। इसरो रुकना नहीं चाहता था, उन्हें आगे बढ़ना था और उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लेना जरूरी था। और ये स्टेप कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस बजट से लगा सकते हैं। 9.78 बिलियन रुपीस, यानी लगभग 978 करोड़ रुपए। ये उस वक्त तक का सबसे महंगा और सबसे एंटिसिपेटेड इंडियन स्पेस मिशन था। इसरो ने पिछली बार सिर्फ चांद के चक्कर लगाए थे, पर इस बार इरादा वहां उतरने का था। इसलिए रिसोर्सेज और प्लानिंग दोनों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना पड़ा। अब सवाल उठता है डेस्टिनेशन का। चांद तो बहुत बड़ा है, तो फिर टारगेट क्या था? टारगेट था चांद का साउथ पोल, और ये कोई आम चुनाव नहीं था। दरअसल 2012 में चंद्रयान-1 के डेटा से पानी के अणुओं यानी वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज हुई थी। इसरो इस खोज को और आगे ले जाना चाहता था। साउथ पोल एक ऐसी जगह है जहां का एक बड़ा हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है, परमानेंट शैडो में। वहां के बेहद ठंडे क्रेटर्स में सोलर सिस्टम के पुराने फॉसिल रिकॉर्ड्स और पानी मिलने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात, दुनिया का कोई भी स्पेस मिशन उस वक्त तक वहां नहीं गया था। पर उस जगह तक पहुंचना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। चांद पर हमारी धरती जैसा एटमॉस्फेयर नहीं होता। वहां 13.6 दिन लंबा एक लूनर डे होता है, जिसमें तापमान 260 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, बिल्कुल जलाने वाला। और फिर लूनर नाइट आते ही तापमान सीधा -280 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। ऐसे एक्सट्रीम और सडन टेम्परेचर स्विंग्स में इंस्ट्रूमेंट्स को बचाना एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क था, जिसे इसरो के इंजीनियर्स ने अपनी लाजवाब डिजाइनिंग से आसान बनाया। ऐसे खतरनाक एनवायरनमेंट से निपटने के लिए जरूरी था कि भारत अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से अपग्रेड करे। पहले के मिशंस में इसरो अपने स्टैंडर्ड GSLV Mk2 रॉकेट का इस्तेमाल करता था, पर इस बार लोड बहुत ज्यादा था। इसलिए इसरो ने अपना सबसे ताकतवर रॉकेट मैदान में उतारा, GSLV Mk3। ये एक बेहेमत है, 43.43 मीटर लंबा और 640 टन वजनी। इस नए रॉकेट में पुराने वर्जन के मुकाबले 2 गुनी लिफ्टिंग पावर थी। इसके 2 मैसिव सॉलिड स्ट्रैप-ऑन्स और एक पावरफुल कोर लिक्विड बूस्टर की वजह से ही इतने भारी स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजना मुमकिन हो पाया। अब आते हैं उस 3850 किलो के पेलोड पर, जिसे 3 अहम हिस्सों में बांटा गया था। पहला था 2379 किलो का ऑर्बिटर, जो 8 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ 7 साल तक चांद के चक्कर लगाने के लिए बना था। दूसरा था 1471 किलो का विक्रम लैंडर, जिसका नाम डॉक्टर विक्रम ए साराभाई पर रखा गया। इसमें 5 लिक्विड इंजन्स थे ताकि ये स्मूथली चांद की सतह पर उतर सके। और तीसरा था सिर्फ 27 किलो का प्रज्ञान रोवर, जो एक 6 पहिए वाला सोलर पावर से चलने वाला एक्सप्लोरर था। प्रज्ञान का मतलब ही होता है विजडम। एक सच्ची एवोल्यूशनरी छलांग तभी होती है जब आप अपने पुराने टेक को कंप्लीटली अपग्रेड करते हैं, और इसरो ने यही किया। चंद्रयान-1 के लगभग सभी इंस्ट्रूमेंट्स के एडवांस सक्सेसर्स इस मिशन में थे। TMC की जगह नए TMC-2 ने ली, ताकि 2 कैमरा से और सटीक 3D मैपिंग हो सके। CI एक्सिस को हटाकर ज्यादा एडवांस्ड क्लास पेलोड लगाया गया, ताकि मिनरल्स की गहराई से जांच हो। CHAC-1 बन गया CHASE-2। मतलब उन्होंने बस रिपीट नहीं किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी को रिफाइन और परफेक्ट किया। लेकिन इस एडवांस्ड हार्डवेयर को हजारों किलोमीटर दूर से कंट्रोल कौन कर रहा था? ये काम था इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क का। कर्नाटका के ब्यालुलू में स्थित ये ग्राउंड स्टेशन इस पूरे मिशन का नर्व सेंटर था। वहां से एक कमांड देना, सही वक्त पर थ्रस्टर्स फायर करना और सबसे जरूरी कम्युनिकेशन बनाए रखना, ये सब यहीं से हैंडल हो रहा था। एक छोटी सी डिले भी मिशन को खत्म कर सकती थी। टेक रेडी था, लॉन्च हो चुका था। अब बारी थी उस लंबा और जटिल लूनर सफर तय करने की। आपको क्या लगता है, रॉकेट सीधे चांद की तरफ शूट होते हैं? बिल्कुल नहीं। इसरो ने फ्यूल बचाने के लिए ऑर्बिटल मैकेनिक्स का एक शानदार तरीका अपनाया। उन्होंने धरती और चांद दोनों की ग्रेविटी का सहारा लेकर एक मैथमेटिक्स ड्रिवन ट्रेजेक्ट्री प्लान की, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इस सफर को 3 मेन हिस्सों में देखा जा सकता है। शुरुआती 22 दिनों तक जियोसेंट्रिक फेज चला, जहां स्पेसक्राफ्ट धरती के चक्कर लगाते हुए अपनी ऑर्बिट बढ़ाता रहा। फिर 22वें दिन आया सबसे क्रूशियल मोमेंट, ट्रांसलूनर इंजेक्शन। यहां स्पेसक्राफ्ट ने अर्थ की ऑर्बिट को छोड़कर चांद की तरफ एम किया, और 29वें दिन से शुरू हुआ सेलेनोसेंट्रिक फेज, जब वो चांद की ऑर्बिट में फंसा और धीरे धीरे नीचे आकर सतह से सिर्फ 100 किलोमीटर ऊपर सेट हो गया। सब कुछ बिल्कुल टेक्स्ट बुक स्टाइल में हुआ। और फिर आया वो हिस्सा जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था,
द विक्रम लैंडर अटेम्प्ट। 6 सितंबर 2019 विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो चुका था और अब उसे 15 मिनट का फाइनल पावर्ड डिसेंट पूरा करना था। ये पूरे स्वदेशी टेक का आखिरी इम्तिहान था। तो उस दिन आखिर हुआ क्या था? दरअसल डिसेंट का पहला फेज बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथली चला। लैंडर 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 7.4 किलोमीटर तक सेफली नीचे आया। उसकी वेलोसिटी भी आदर्श रूप से 1683 मीटर्स पर सेकंड से कम होकर 146 मीटर्स तक आ गई। लेकिन ट्रेजेडी दूसरे फेज में हुई। एक अनफॉरसीन सॉफ्टवेयर ग्लिच ने वेलोसिटी को इतनी तेजी से घटा दिया कि लैंडर अपने डिजाइन पैरामीटर से भटक गया। नतीजा ये हुआ कि तय जगह से 500 मीटर दूर एक रफ लैंडिंग हुई, सिस्टम्स डैमेज हो गए और हमेशा के लिए संपर्क टूट गया। उस पल एक निराशा जरूर हुई थी, लेकिन क्या सच में ये मिशन फेल हो गया था? अगर हम डेटा को ऑब्जेक्टिवली देखें तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इसरो के ऑफिशियल असेसमेंट के हिसाब से इस मिशन के 95% ऑब्जेक्टिव्स पूरी तरह से अचीव किए गए हैं। सोचिए, उस भारी भरकम रॉकेट का सक्सेसफुल लॉन्च, धरती के चक्कर लगाना, वो कॉम्प्लेक्स ट्रेजेक्टरी और फिर एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ चांद के ऑर्बिट में आना। सिर्फ एक सॉफ्ट लैंडिंग का फाइनल स्टेप पूरा नहीं हुआ जो बचे हुए 5% में आता है, बाकी सब कुछ ब्रिलियंट था। और इस मिशन की सबसे बड़ी जीत तो लगातार चलती रही। विक्रम भले ही शांत हो गया, पर ऑर्बिटर 100 × 100 किलोमीटर्स के पोलर ऑर्बिट में जिंदा और बिल्कुल हेल्दी था, जिसका मिशन लाइफ सिर्फ 1 साल का तय किया गया था। इसरो के इतने सटीक फ्यूल मैनेजमेंट की वजह से उसे 7 साल तक बढ़ा दिया गया। उसके 8 एडवांस्ड पेलोड्स लगातार चांद का हाई रेजोल्यूशन डेटा धरती पर भेजते रहे और आगे आने वाले सभी ISO ल्यूना मिशंस के लिए एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन ब्रिज बन गया। साइंस में फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती, हर कोशिश एक डेटा पॉइंट होता है। विक्रम लैंडर की उस रफ लैंडिंग से जो कुछ भी हमने सीखा, उसी अनुभव और डेटा ने चंद्रयान 3 की नींव रखी। एक रीअटेम्प्ट, एक नई कोशिश, ताकि उन लैंडिंग कैपेबिलिटीज को फाइनली मास्टर किया जा सके, पिछली गलतियों को ठीक करके। ये होती है एवोल्यूशन। तो आखिर में ये चर्चा हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। अगर एक ऐसी कोशिश जिसमें लैंडिंग का एक हिस्सा छूट गया, वो भी हमें 95% सक्सेस और 7 साल का बेशकीमती लूनर डेटा दे सकती है, तो सोचिए, इसरो और हमारी स्वदेशी तकनीक आगे चलकर ऐसी और कितनी असंभव सीमाओं को तोड़ने वाली है। अंतरिक्ष का ये सफर बस अभी शुरू ही हुआ है। हमारे इस गहन विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।